जहाँ पर 20 घर भी बने हुए हैं। उन सब मजरे, टोले, फलिया, जो छोटे गांव हैं, उन सबको 12मासी सड़कों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी अभी तक सड़कें नहीं बन पाई। हर गांव में सर्व समाज मुक्ति धाम का निर्माण हो। कोई मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का कोई हॉस्पिटल बनने वाला है या फिर ऐसी कोई सोच? टर्सरी मेडिकल सेंटर्स हैं, उनको इस लेवल पर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कहीं कहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर की एक तरीके से बहुत कमी नजर आती है। ये बात सच है कि डॉक्टरों की कुछ कमी है। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि जिस दर से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस दर से हमको मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना चाहिए ताकि उतने हमको डॉक्टर उपलब्ध हो। कुछ गरीब परिवार के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको डॉक्टर अगर बनना हो, आने वाले भविष्य में भी हमने तय किया है कि जो मेडिकल कॉलेज है या अन्य संस्थान है जिनमें गरीब बच्चों को फीस की दिक्कत आती है, उनको हम बैंक से लोन दिलाने का काम, एजुकेशन लोन दिलाने का काम करेंगे। सर, विपक्ष एक बड़ा आरोप लगाती है कि मेडिकल एडमिशन में धांधली हो रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मुझे लगाना चाहिए। राहुल गांधी एक शब्द में क्या करें? मैं समझता हूँ कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुरा विधायक और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बतंगड़ न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, राजनीति का इतिहास आपका कैसे शुरू हुआ? कहाँ से आपने राजनीति में कदम रखा, तो कैसे शुरुआत हुई? देखिए अमन जी, मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा था। आपातकाल के बाद में जब शाखाएं प्रारंभ हुई थी 77-78 में, उनमें मेरा जाना प्रारंभ हुआ था। क्योंकि मेरे पिताजी भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े थे, तो उसके नाते घर का जो वातावरण था वो भी राजनीतिक था, सार्वजनिक जीवन का था, जनता की सेवा का था। इसलिए स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे मेरा रुचि जो है वो राजनीति की तरफ आई। और जब सन 1984-85 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब मेरी उम्र केवल 15.5-16 साल थी, उस समय मैं पोलिंग एजेंट बना था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पहला चुनाव था और उसमें मैंने घर घर जाके पर्चियाँ बांटी, घर से निकाल के वोट डलवाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। वहाँ से प्रारंभ हुआ। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में, मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय मंत्री के नाते भी मैं युवा मोर्चा में रहा। तो जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मूलभूत कार्यकर्ता रहता है कि बिल्कुल एकदम बूथ से काम करना शुरू करता है और सने सने राष्ट्रीय दायित्व तक हमारे कार्यकर्ताओं को मिलते हैं। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, एक कार्यकर्ताओं में हूँ। सर, अगर बात की जाए, एक प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में आने की। आपको वो प्रेरणा कहाँ से मिली कि हाँ, अब राजनीति में आना चाहिए? या फिर देखिए अमन जी, मुख्यतः तो मेरा मन सार्वजनिक जीवन में आने का था जी। राष्ट्र की और समाज सेवा का मेरे मन में एक भाव था और ये भाव मुझे मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और मेरे माता पिता से जी। लेकिन सार्वजनिक जीवन के अनेकों क्षेत्र हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में आने का जो मेरा कह सकते हैं प्रारब्ध बना, वो शायद पिताजी की वजह से ज़्यादा बना, क्योंकि पिताजी राजनीति में थे जी। तो मैं स्वयंसेवक के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम तो करता ही था। विभिन्न दायित्व मैंने वहाँ पर संभाले हैं और जो भी अन्य समवैचारिक संगठन है उनमें भी काम किया जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करने वाले स्वयंसेवकों को तैयार करता है, ऐसे व्यक्तित्व विकास का काम करता है। बाद में वही स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश की सेवा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति की तरफ मेरा आना हुआ, लेकिन हमारे लिए यदि कोई प्रेरणा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर, अगर बात की जाए, उदयपुरा विधानसभा सीट से आप विधायक हैं। आपकी उदयपुरा विधानसभा सीट में क्या क्या प्राथमिकताएं रही हैं अभी तक? बिल्कुल अमन जी, चूँकि जो कुछ भी है वो जनता जनार्दन की आशीर्वाद से हैं, उनके ही आशीर्वाद का परिणाम है कि विधायक बने। विधायक के कारण पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री का दायित्व दिया,
तो निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता उदयपुरा क्षेत्र के विकास की रहती है, उदयपुरा की जनता जनार्दन की सेवा की रहती है। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो हमने चुनाव के समय में जो वादे जनता जनार्दन से किए थे उनको पहला पूरा कराएं। जितने भी वादे मैं चुनाव के समय पूरे करके आया था, जिन भी सड़कों की बात मैंने की थी, जिन भी ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं की बात की थी, मुझे आपको बताते हुए संतोष है कि उनमें से अधिकतर हमने पूरी कर ली है। कुछ शेष है, उनको भी शीघ्र पूरा कर लेंगे और एक नई दिशा में और नया काम करेंगे कि किस तरह से हम हर पंचायत में एक सा विकास कर सकें। सारी पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाने करें जहाँ पर कि सर्व समाजों के लोग के मंगल कार्य हो सकें। हर गांव में सर्व समाज मुक्ति धाम का निर्माण हो। इसके लिए मैंने पिछली बार प्रत्येक पंचायत को 3-3 लाख रुपए राशि देने का काम किया है और अब भी जितने और गांव शेष बचे उन सभी गांव में एक समान रूप से विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप जब मंत्री बने तो आपकी पहली सोच क्या थी? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक दीर्घ काल से काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेदारियां मिलती रही, वो मैंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और लगन से करने का काम किया। और फिर पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व एकदम से जब दिया तो निश्चित रूप से चूँकि जो संगठन के सिखाए हुए गुण थे वो मेरे को काम आए और लगातार अब हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मुझे जिम्मेदारियां दी उन्हें करने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के भी प्रयास है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इसलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसी योजना बनाई है। इन सब का लाभ हमारे गरीब लोगों को मिले, हमारी जनता जनार्दन को मिले, यही प्राथमिकता है। सर, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको सुधारने की आपकी क्या पहल रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से लगातार हम ऐसे अपने जो शासकीय संस्थान हैं उनका औचक निरीक्षण करने का काम करते हैं, समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश निकालने का काम करते हैं, समय समय पर विभिन्न आयोजन करते हैं। जैसे कि इस समय हमारे सभी उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण जनों के और शहरी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लगातार शिविर लग रहे हैं। ऐसे लगातार कार्यक्रम करते हैं जिनसे कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र और उत्तम सेवा देश के नागरिकों को भी कर सकें। सर, अगर बात की जाए उदयपुरा विधानसभा सीट से आप विधायक हैं, इससे पहले वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 5 सालों में आपको क्या लगा कि क्या क्या चीज़ों की कमी थी जो अब आपके कार्यकाल में वो पूरी हुई या फिर हो रही हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने आपसे जैसा बताया कि जहाँ पर भी अभी तक सड़कें नहीं बन पाई थी, ऐसे मजरा, टोला, छोटे गांव जो सड़क से नहीं जोड़ पाए थे, हमने प्राथमिकता के आधार पर उनको जोड़ने का काम किया। कांग्रेस तो इस देश में लगातार शासन में रही, लेकिन उन्होंने कभी ग्रामीण जनों की चिंता नहीं की। वो तो हम धन्यवाद देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ला के हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जहाँ पर 20 घर भी बने हुए हैं, उन सब मजरे, टोले, फलिया जो छोटे गांव हैं उन सबको 12मासी सड़कों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में भी ये हो रहा है और मेरा प्रयास है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनका लाभ जो पात्र हितग्राही है उन तक पहुंचे, मेरी विधानसभा के हर व्यक्ति तक। इसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। सर, एम्स हॉस्पिटल की तर्ज पर अब कोई मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का कोई हॉस्पिटल बनने वाला है या फिर ऐसी कोई सोच आगामी? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, एम्स की बराबरी करना तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कठिन है जी, क्योंकि एम्स के अपने प्रोटोकॉल हैं, एम्स की अपनी सुविधाएं हैं, एम्स का अपना बड़ा भारी केंद्र की तरफ से बजट रहता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार भी अपने जो टर्सरी मेडिकल सेंटर्स हैं उनको इस लेवल पर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं हम, चाहे हमारे यहाँ पर राज्य स्तर के जो संस्थान हैं उनको या फिर हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको निरंतर रूप से उनका सुधार करके एम्स जैसी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कहीं कहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर की एक तरीके से बहुत कमी नज़र आती है कभी कभार, तो उसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से? ये बात सच है कि डॉक्टरों की कुछ कमी है
और इसके लिए यदि कोई दोषी है तो पूर्ववर्ती सरकारें हैं। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि जिस दर से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से हमको मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना चाहिए ताकि उतने हमको डॉक्टर उपलब्ध हों। इन्होंने प्रयास नहीं किया। कांग्रेस लगातार केवल 5-6 मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रही। अब धन्यवाद देते हैं हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया कि प्रत्येक लोकसभा में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, आगे चल के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो। अब तेजी से मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, 17 गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, 30 प्राइवेट हैं। जैसे 30 मेडिकल कॉलेज से जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, अभी हम लगातार मेडिकल कॉलेजों की भी संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ते जाएगी तो निश्चित रूप से हर जगह डॉक्टर आसानी से मिल जाएंगे। अभी हमने 40,000 जो अन्य पद हैं पैरा मेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, वो भी हमने मंत्रिमंडल से स्वीकृति ले रही है, उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित रूप से जो स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, वो निकट भविष्य में हमको पूरी होती दिखेगी। सर, अगर बात की जाए निजी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस नियंत्रण को लेकर आपकी क्या रही है पहल? क्योंकि कुछ गरीब परिवार के जो बच्चे आ रहे हैं उनको डॉक्टर अगर बनना हो, अगर उनका गवर्नमेंट में अगर एक तरीके से ना हो पाए तो प्राइवेट में किस तरीके से वो जाकर कम पैसों में या फिर उनको सुविधा मिल सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी एक हमारी जो फीस नियामक समिति बनी हुई है वो फीस को नियंत्रित करती है। साथ में जो हमारे मेधावी विद्यार्थी हैं जी, ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित ना रहना पड़े, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत हमारे विद्यार्थियों को फीस उपलब्ध कराने का काम करती है। और आने वाले भविष्य में भी हमने तय किया है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं या अन्य संस्थान हैं जिनमें गरीब बच्चों को फीस की दिक्कत आती है, उनको हम बैंक से लोन दिलाने का काम, एजुकेशन लोन दिलाने का काम करेंगे और उसकी पूरी गारंटी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। सर, उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं अभी? निश्चित रूप से यदि मैं समझूँ कि यदि उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र को हम देखेंगे तो समस्या तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस दृष्टि से यदि हमारे क्षेत्र को देखना चाहिए, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि आधारित क्षेत्र है, तो वहाँ पर यदि विकास का केंद्र हो तो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, तो निश्चित रूप से हमारे जो जनता जनार्दन है उसके जीवन में खुशहाली लाने का रास्ता यदि कोई है तो ग्रामीण विकास और कृषि है। सर, विपक्ष एक बड़ा आरोप लगाती है कि मेडिकल एडमिशन में धांधली हो रही है, आपका क्या राय है इसके? ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उन्हें लगाना चाहिए, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ में सारे एडमिशन्स होते हैं। सभी के नीट की जो एग्जाम है उसके माध्यम से होते हैं और कांग्रेस का काम है केवल आरोप लगाना, तो लगाते रहते हैं। लेकिन कहीं से तथ्यात्मक जानकारी आएगी तो हम सदैव इस बात के लिए तैयार हैं कि उसकी जांच करा ली जाएगी। जी सर, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति आज भी चिंताजनक है, आप क्या मानते हैं या नहीं? नहीं, मैंने बताया आपको कि चिंताजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना मैंने बताया आपको, पहले भी मैंने स्वीकार किया कि हमें अभी और डॉक्टरों की आवश्यकता है और अधिक स्टाफ की जरूरत है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार रोकने और जन सुनवाई बढ़ाने के लिए आपकी क्या पहल रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जितना पारदर्शी प्रशासन होगा, जितना टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन होगा, उतना भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डीबीटी योजना प्रारंभ हुई है, नहीं तो पहले के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, हितग्राही खाते में कुल 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 1 रुपया हितग्राही खाते में पहुंचा है। मध्य प्रदेश में भी हम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रशासन में करके इसको मिनिमाइज करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सर, आपकी विधानसभा क्षेत्र हो या फिर पूरे मध्य प्रदेश कहता है कि आप एक बहुत एजुकेटेड मिनिस्टर हैं जैसे मोहन यादव हैं, तो क्या आप मानते हैं कि भविष्य में मुख्यमंत्री पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी को भी निभाने के इच्छुक हैं आप? अभी तो पार्टी जो काम दे दे उसको करना जी। अभी तो जहाँ पे हैं उसी में हम जो बेहतर कर सकते हैं जनता जनार्दन के लिए, तो इतना ही विचार करते हैं। सर, कुछ छोटे प्रश्न है मेरे अंतिम में। अगर बात की जाए आपके फेवरेट नेता कौन है जो इसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? निश्चित रूप से वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और यदि हम
सार्वभौमिक रूप से देखेंगे तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है। और सर अगर राज्य की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से मेरे लीडर भी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जी सर, अगर बात की जाए आप नेता ना होते तो क्या होते? देखिए, मैं यदि नेता नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि मैंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए हुए हैं। मैंने सेना में भी जाने का प्रयास किया था, जी सैनिक भी हो सकता था। मेरी पत्रकारिता में भी रुचि थी, तो पत्रकार भी हो सकता था। कृषि में भी मेरी रुचि है, तो किसान भी हो सकता था। जी। इन संभावनाओं में तो अपार संभावना है। सर बात की जाए कौन सी योजना सबसे प्रिय है आपके लिए? निश्चित रूप से मेरे को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब उत्थान की योजनाएं चलाई हैं समस्त, चाहे वो उज्ज्वला कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क खाद्यान्न योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, जो गरीबों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई वो अद्भुत है। और मध्य प्रदेश सरकार की भी ऐसी अनेकों योजना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए ये समस्त योजनाएं गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का काम कर रही है। एक सपना जो अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, आगे होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत माता को परम पर ले जाने का सपना है। जैसा कि लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2047 तक विकसित भारत, वही भारत माता को परम पर ले जाने का हमारा लक्ष्य है। निश्चित रूप से यही सपना अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, ऐसा संकल्प है। सर आप नेता हैं, मंत्री हैं, अपने राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन में संतुलन कैसे रखते हैं? क्योंकि परिवार को भी समय देना पड़ता है और विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, कैसे सब चीज़ें आप मैनेज करते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से अमन जी, क्योंकि अब जिम्मेदारियां मेरी कम हो गई हैं, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अपने अपने काम में लग गए हैं। जी तो उनके प्रति भी जब विद्या अध्ययन वो कर रहे थे तो मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा रहा करती थी। अब वो दोनों स्वयं अपने आर्थिक उपार्जन भी करने लगे हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो गए हैं। जी तो जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रतिदिन हमारे परिवार में कि एक साथ उठें, एक साथ चर्चा करें, एक साथ बैठें, एक साथ भोजन करें। तो मैं समझता हूँ कि जो अपना ये जो नियमित दिनचर्या का समय रहता है, उस समय भी यदि हम परिवार के साथ में एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, तो ये भी अपने आप में परिवार को पर्याप्त समय देने के लिए अच्छा लगता है। सर कुछ मंत्री या नेताओं का मैं एक शब्द में अगर पूछूं, एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान क्या है आप? बिल्कुल हमारे नेता हैं निश्चित रूप से, और लगातार जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। एक शब्द में दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। जी, अगर बात की जाए जीतू पटवारी जी का भी कार्यकाल चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, कैसा आप? अभी उनको बहुत कुछ सीखना शेष है। राहुल गांधी एक शब्द में क्या कहें? मैं समझता हूँ कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जी लेकिन जिस तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं उसके साथ में यदि थोड़ी सी शालीनता बरतेंगे तो शायद उत्तम रहेगा। सर एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, अभी हमारे चैनल पे काफ़ी मिनिस्टर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ कांग्रेस के मिनिस्टर्स के भी हमने इंटरव्यू किए। उनका ये कहना है सारे पॉलिटिशियन का कि अब कांग्रेस से ज़्यादा परिवारवाद भाजपा कर रही है। तमाम उनने एग्जाम्पल दिए हैं, आपका क्या कहना? अब देखिए, परिवार की परिभाषा हमको देखनी पड़ेगी। अब मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, मैं भी राजनीति में आ गया, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि ये परिवारवाद है, क्योंकि मेरे पिताजी ने अपना काम किया, मैंने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए नहीं है कि मेरे पिताजी नेता थे तो मेरे को भी उसी स्तर से प्रारंभ कर दिया। आप हमारे यहाँ पर जितने भी उदाहरण देखेंगे, तो वो उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे कि पिताजी ने अपना काम किया होगा, बेटे ने अपना काम करना प्रारंभ किया होगा, और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ करते करते वो आगे बढ़े होंगे। और लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी में श्रीमान राजीव गांधी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया गया है क्योंकि उनकी माता जी प्रधानमंत्री थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी को इसलिए स्वीकार कर लिया कि सीधा राष्ट्रीय स्तर पे उनको ले गए। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी इसलिए सीधी राष्ट्रीय नेता बन गई क्योंकि वो कांग्रेस के शीर्ष नेता के पुत्र पुत्री हैं। दूसरी ओर यदि हम देखेंगे तो तेजस्वी इसलिए नेता बन गए कि उनके पिताजी पार्टी के मुखिया हैं। यदि मुलायम सिंह यादव जी के बाद सीधा उनके बेटा को राष्ट्रीय
नेतृत्व दे दिया गया। तो इस परिवारवाद को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। धीरे धीरे करके नेतृत्व में हमारा वही पहुंचता है जो पूरी पार्टी तय करती है। लेकिन दूसरी ओर जो पार्टियां हैं वो केवल एक परिवार की पार्टियां होकर रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और दूसरी पार्टियां कुल एक परिवार है। सर, आपने तेजस्वी यादव जी की बात की। अगर बात की जाए, अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था सारी मीडिया के सामने कि भारत के पत्रकार और मीडिया सारी बिकी हुई हैं, सब जो है बीजेपी की तरफ बोलती हैं। तो आपका क्या कहना है? इसका तो उत्तर मुझसे बेहतर आप लोग दे सकते हैं। आपको पता है भारतीय पत्रकारिता एकदम स्वतंत्र पत्रकारिता है और मैं तो समझता हूँ कि भारत की पत्रकारिता विश्व में जो पत्रकारिता के मानक हैं उन पर खरी उतरती है। केवल हमें ऐसे आरोप लगा देने से मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ लोग सभी जगह होते हैं, हर क्षेत्र में है। सारी मीडिया को लेकिन सारी मीडिया को कह देना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। धर्म की राजनीति का आरोप लगता है, विपक्ष बहुत लगाती भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि धर्म आधे रहते ही राजनीति होना चाहिए। धर्म का अर्थ है जो मानव जीवन के कल्याण के लिए जो नियम है वो धर्म है। तो धर्म आधारित राजनीति होना चाहिए, उसमें कहाँ कोई बुराई है। सर, जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। राजनीति भी एक जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। निश्चित रूप से जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहते हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। सर, अंत में हमारे दर्शक हैं बतंगड़ के, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल निश्चित रूप से बतंगड़ के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने जीवन में जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छा काम करें, परिश्रम की पराकाष्ठा करें और अपना हर काम जिस भी क्षेत्र में है जनता जनार्दन की सेवा और राष्ट्र की सेवा के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने जीवन में हर जगह सफल होंगे। समस्त दर्शकों की सफलता की ईश्वर से कामना करता हूँ। सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।